देखते हैं क्या है ये आभासी गहराई एवं वास्तविक गहराई में संबंध। तो ऊपर से 3-4 लाइन छोड़ो और एक जो है इस तरह से 3-4 लाइन का जार बना दो, माने डब्बा जैसे बना दो इस तरह से। ये मेरे साथ बनाते जाना, उधर उधर का बाद में, पहले ये काम करो जो बोल रहा हूं, ठीक। फिर ये लाइन खींच देना, यहां पर ये समझना कि इधर पानी भरा है ना। हो गया। जो भी इतना बड़ा बनाए होगे, एक साइड में आपको यहां पर एक बिंदु बना लेना, वस्तु कहलाएगी। बीच में मत बनाना, थोड़ा साइड में बनाना, क्योंकि चित्र उधर जाएगा, उधर भी जगह चाहिए। ये देखो, ये पूरी लाइन है ना, और इधर बनाना। हो गया। हाँ, बिंदु बनाना है यहां पर, ये कोई वस्तु है, और सीधा सीधा आपको यहां पर लाइन खींच देना ऐसे। बिंदु से मिला के, और जो लंबवत लाइन होती है वो विचलित नहीं होती है, ठीक है। यार किरण ऊपर जा रही होगी कि नीचे आ रही होगी? मुझे इस बिंदु को देखना है, ठीक है, इस बिंदु को देखना है। तो प्रकाश किरण कहां जा रही होगी, ऊपर कि नीचे? तो मैं दोबारा से प्रश्न पूछता हूं, यदि किसी वस्तु को देखना होता है तो प्रकाश कहां से आता है? वस्तु से आता है। वस्तु में कहां से आ जरूरी नहीं है। तो यदि मैं इसको देख रहा हूं तो प्रकाश मेरी आंख तक कैसे जाएगा? वस्तु से। इसका तीर कहां लगाओगे? ऊपर, ठीक। मैं ऐसे बना देता हूं, यहां बना यहां पर P लिख देना, ये O लिख देना, ठीक है। इस बिंदु का नाम है O। हो गया, ठीक। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये वायु है, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये पानी। पानी, बर्तन में पानी भरेंगे, ये जल लिख देता हूं, ठीक है। इस डब्बे के अंदर क्या भरा है? पानी, और इसके ऊपर क्या है? हवा, ठीक। अब देखना है आप लोग, यहां से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचना है आपको, ये इसके सतह तक तिरछा। ये किरण यहां से जा आ रही है, हो गया, ठीक। तो अब यहां पर एक खींच दोगे अभिलंब, ऐसे सीधा सीधा, थोड़ा कुछ ऊपर थोड़ा नीचे। बन गया। अब ध्यान से समझना, प्रकाश किरण, ये जल और वायु में सघन कौन होगा? जल सघन माध्यम, वायु क्या है? विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है कि बाहर जाती है? अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आप अब क्या करोगे, ऐसे जाके तिरछा कर दोगे, ऐसे, है ना। ये सीधे में ना जाएगी, क्योंकि ये जल से जा रही, सघन माध्यम से। किस में जा रही है? वायु में, विरल माध्यम में। तो अभिलंब से कैसे हो जाएगी? दूर हट जाएगी, ठीक है। हो गया इतना। और यहीं पर कोई आदमी है जो इसको देख रहा है, तो यहां पर एक आंख बनाओगे। आंख बनाने का तरीका देखो, इसमें ऐसे छोटा सा गोला बनाना है, या ऐसे ऐसे लाइन करके, और ऐसे बना दोगे, आंख बन जाएगी। आंख ऐसे करके देख रहा है ना ऐसे है वो, ठीक है। हाँ, तो पूरा मुंह नहीं बनाना है, आंख इस लाइन के सामने बनाना है।
ज्यादा नहीं पोतना है, बड़ा सिंपल, ज्यादा पोतोगे तो खराब लगेगा, ओवर राइटिंग मत करना। हो गया? ठीक। अब इसके बाद देखो, लास्ट की लाइन गड़बड़ करोगे, इसके सीध में ही इसमें स्केल मिला के आपको रखना है और इसको डैश डैश करके बढ़ा देना है जहां तक ये आए, और इसमें लिख देना है आपको P डैश। देखना, इसकी सीध में होना चाहिए आपकी स्केल और ये वाली लाइन पूरा मिलना चाहिए, ये ग्रीन वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सीध में आए। कहीं भी मिले, किसी का यहां हो सकता है, किसी का यहां हो सकता है, किसी का यहां हो सकता है, बस ये सीध में रहना चाहिए। ठीक है, बन गया? ठीक। अब देखो, यहां से किरण जा रही है ना, ठीक, अभिलंब है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? आपतन कोण। इसको किससे लिखेंगे? आई। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इनके बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और ये वाला क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। ये हो गया आर, स्मॉल आर लिखना है। इस बिंदु का नाम भी हम कुछ रख देते हैं, ये रख देते हैं, मान लो क्यू रख दिए। बन गया ये? ठीक। अब मुझे ये बताना इस कोण का मान कितना होगा। तो मैं सबसे पहले एक लाइन खींचता हूं, मान लो ऐसी लाइन है और दो समांतर लाइन है, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनको गणित की भाषा में संगत कोण कहते हैं। ठीक है, तो यदि ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर। समझ में आ गया? ये दो समांतर लाइन है ना, तो यहां पर भी क्या लिख दोगे? आर। ये आर लिख दो। हो गया? ठीक। इस कोण के बारे में भी सोचो यार। यहां पर देखो यार, बीच में बहुत बात करते हो आप लोग। फिर यहां देखो, ये ऐसा है यदि, तो इसमें देखना ये कोण और ये कोण भी बराबर होता है। इसको एकांतर कोण कहते हैं, है ना। दो समांतर रेखाओं के बीच यदि इस तरह से लाइन जाए तो ये कोण क्या होते हैं? बराबर। तो यहां पर देखो, ये आई है, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा? आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आई। ठीक है, इतना लिख लो। ठीक है, अब चित्र बन गया सबका। अब नीचे परिभाषा लिखते हैं, आभासी गहराई, हेडिंग बना लो। थोड़ा इधर ऐसे कनेक्शन बनाओ, इधर उधर मत पूछो, इधर देखो, समझो उस चीज को ना। अब आभासी गहराई चित्र से ही है, इसी से बनाएंगे। जैसे मैं कल बात कर रहा था, यदि किसी बाल्टी के अंदर एक सिक्का रखा हो तो सिक्का लगता है कि थोड़ा कहाँ है? ऊपर है ना। माने बाल्टी है, मान लो ऐसा मान सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर की बाल्टी। कितनी? 30 सेंटीमीटर की। जब हम झांक के सिक्का को देखते हैं तो सिक्का कितना है? 25 सेंटीमीटर में। तो 25 सेंटीमीटर ओरिजिनल है कि आभासी है? आभासी। आभासी का मतलब जो वास्तविक नहीं है। जैसे मान के चलो, ये बाल्टी हो गई, यहां से यहां तक जो है ये पूरी की पूरी ऊंचाई, इसको मैं मान लेता हूं कि ये पूरी की पूरी ऊंचाई क्या है? h। ठीक है, ओरिजिनल में सिक्का रखा है यहां, लेकिन हमको दिखता कहां है? यहां। तो ये इसका क्या कहलाया? आभासी गहराई। इसको हम क्या लिख देंगे? h डैश। समझ में आया? तो मान के चलो ये 30 सेंटीमीटर है और जो हमको सिक्का दिख रहा है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। मैं सोचूं कि 10 सेंटीमीटर ले जाके इसको पकड़ूं, पर ऐसा नहीं होगा, पूरा हाथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसका क्या दिखता है? प्रतिबिंब दिखता है। ठीक, तो चलो परिभाषा करते हैं। यहां से देखना है, सघन माध्यम में रखी वस्तु। ये कौन सी माध्यम है? सघन। और ये क्या है? विरल। तो परिभाषा सुनना, मैं एक बार बोलूंगा फिर अपने से देखना। यहां से चालू करते हैं। सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह कुछ वास्तविक स्थिति से उठी हुई दिखाई देती।
इसे हम क्या कहते हैं? आभासी गहराई। तो प्रतिबिंब की गहराई को हम क्या बोलेंगे? आभासी गहराई। फिर से देखना, यहां देखो, इसका नाम लिखो। सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह कुछ उठी हुई दिखाई देती है, इसकी गहराई को आभासी गहराई कहते हैं। ठीक है, लिखो तो परिभाषा चित्र को देखो। चित्र को देखो, चित्र को नहीं देखते हो इसलिए बगल बगल में पूछ रहे हो। ये सघन माध्यम है, ये वस्तु है, तो क्या बोलोगे? सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह उठी हुई दिखाई देती है। ठीक, इसकी गहराई को आभासी गहराई कहते हैं। हाँ, हो गया। ठीक है, तो एक बार मिला लेना। सघन माध्यम में रखी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह उठी हुई दिखाई देती है, उसकी गहराई को आभासी गहराई कहते हैं। ठीक है, अब लिखना नहीं है, डेरिवेशन देखना है। ये स्टेप रखे हैं तो चित्र तो हमारा बन गया है। अब हमको क्या निकालना है? स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा यार? प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है? हाँ, तो सघन में क्या है? जल, और ये है वायु। तो कैसे लिखूं? जैसे उसको आप लिखे थे ए म्यू जी, यहाँ पर जल को वाटर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो क्या लिखूं भला? हाँ, अभी मैं कुछ सेंटेंस छोड़ रहा हूं इसलिए लिखना नहीं गड़बड़ हो जाएगा। डब्ल्यू म्यू ए। ठीक है, देखते जाना। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कौन बोर्ड? आई। जल में आई बन रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं? साइन आई अपॉन क्या हो गया? साइन आर। पहली लाइन समझ में आ गई? ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा कि प्रकाश किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से, यही ना हो गया? प्रकाश किरण कहां से जा रही है? पानी से। किस में जा रही है? वायु में, तो स्नेल के नियम से। अब मुझे इसको चेंज करना है यार, ए को सामने लाना है, डब्ल्यू को बाद में करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूं? ए म्यू डब्ल्यू जब लिखूंगा ना तो इसको बटे में लिखना पड़ेगा। अभी हम पढ़े थे कि यदि हमारे पास जी म्यू ए हो तो उसको हम उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या लिखते थे? 1/a म्यू जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 1/, ये क्या हो जाएगा? a म्यू डब्ल्यू, क्योंकि सारे अपवर्तनांक हवा से नापे जाते हैं, हवा शुरू में होना चाहिए। अपवर्तनांक की परिभाषा निरपेक्ष अपवर्तनांक में देखे थे ना, उसमें लिखा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में क्या होना चाहिए? माध्यम में। तो पहले हवा में लेते हैं और बाद में उसमें, इसलिए इसको बदलना होता है। इधर का ना बदलेगा, ये क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन क्या हो गया? साइन आर। ठीक है, वो वाला नहीं बदलेगा कि ये हम किससे बदले हैं? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। अगले स्टेप में अब इसको हम गणित लगाएंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। अब दोनों चीज को समझना, यहां भी उल्टा हुआ है, यहां भी उल्टा हुआ है, लेकिन जो यहां उल्टा हुआ इधर का उल्टा हुआ है अपवर्तनांक भर। किस नियम से? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। और जो यहां उल्टा हुआ है गणित के नियम से है कि यदि हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये भी कहां हो जाएगा? ऊपर नीचे। ठीक, इसमें कुछ नहीं लिखना है। ये क्लियर हो गया? ठीक, अब यहां चित्र में देखो आप, यदि हमको ये मिल गया ना तो हम फिर इसको म्यू भर लिख देंगे, ये म्यू, क्योंकि वायु के सापेक्ष जो होता है उसके लिए फिर माध्यम लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वायु के सापेक्ष के लिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? म्यू। ठीक है, अब ये म्यू लिख दिया। साइन आर इसमें ढूंढना है,
यहाँ पर हमको ये सूत्र लगाना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ढूंढो इसमें त्रिभुज ढूंढो। पहले तो आर ढूंढो किस त्रिभुज में बन रहा है, ये बन रहा है, ये त्रिभुज मिला, ये त्रिभुज मिल गया ना, ठीक। ये आर है, तो इसमें लंब बताओ यार, लंब क्या है, पी डैश ओ, ओपी डैश। अच्छा अभी नहीं पहचान पा रहे, सुनो सुनो सुनो, सब गड़बड़ बोल रहे हो। पहचानने का तरीका क्या है, कोण के सामने वाला लंब होता है, जिससे कोण जुड़ा होता है वो उसका क्या होता है, आधार। 10th में थोड़ा सा ऐसे यदि टीचर पढ़ाए होंगे त्रिकोणमिति, यदि हम यहाँ थीटा रख दें तो ये क्या कहलाएगा, लंब, और ये क्या कहलाएगा, आधार। मान लो मैं इधर थीटा रख दिया तो ये क्या हुआ, लंब, और ये क्या हुआ, आधार। ऐसा नहीं देखना है कि ये ऐसे है तभी लंब है, वो ऐसा वाला भी लंब हो सकता है। कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। ठीक है, तो अब मुझे बताओ आर के सामने क्या है यार, ओ क्यू, ये है ना ओ क्यू, तो ये क्या कहलाया, लंब। तो ये मैं लिख दिया ओ क्यू बटे, सूत्र क्या है, नहीं यार आधार नहीं लिखे, ले क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण बताओ इसमें अब, पी डैश क्यू, समझ में आ गया। तो इसका हो गया पी डैश क्यू। जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। इसके बाद भी पहचान में न आए तो जो 90 के सामने, यहाँ कोण कितने का बनेगा, यहाँ पास 90 का, 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक, अब मैं ये वाला नहीं बताऊंगा, साइन आई का बताओ, इसमें लंब बताओ। आई ये बना है और ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज यार, ये छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा वाला ना होगा, ये पी पी डैश क्यू ना होगा, तो ये पीओ क्यू डैश, ये पीओ क्यू ना होगा, कौन सा होगा, साइन आई लगाना है। ये छोटा वाला क्यों नहीं हो सकता, देखो अब सुनो सुनो, ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये समकोण त्रिभुज में लगते हैं, लंबाधार कर्ण उसी में ना होता है, तो क्या ये समकोण त्रिभुज है छोटा वाला, यही वाला ना है, तो ये लगेगा। समझ में आ गया। तो इसका लंब बताओ, लंब क्या है, वही ओ क्यू। ये अब ये बीच की लाइन नहीं देखो, ये वाला त्रिभुज देखो बड़ा वाला ना, तो लंब क्या हो गया, ओ क्यू बटे कर्ण बताओ, ये बड़ी लाइन है ना, ये क्या हो जाएगा, बटे में क्या, पी क्यू। ठीक, अच्छा नहीं समझ में आया, मैं इस त्रिभुज को अलग कर देता हूं यार, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये जो हमारे पास त्रिभुज है इस तरह से बना हुआ है, इसी भर को देखो, इधर क्या है यार, ओ, इधर क्या है, क्यू, ये हो गया, और यहां पर क्या लिखा है, पी। अब इसमें बताओ, और यहां पर जो कोण है ये क्या बना है, आई। अब इसके हिसाब से बताओ, इसके सामने का लंब, तो ये ओ था ना, तो ये क्या हो गया, ओ क्यू, कर्ण क्या है, पी क्यू, इस तरह से लिखा हुआ। ठीक, अब आगे के हिस्से में चलते हैं। यहां, हाँ जी, यहां देखो कुछ कटेगा क्या, ओ, अच्छा हाँ, ये ओ क्यू से ओ क्यू कट गया। अब मुझे म्यू बराबर लिखना है, भला गणित लगाओ, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा यार, पी डैश क्यू अपॉन पी क्यू सही है क्या, नहीं, ये जो बटे का है ये ऊपर चला जाएगा, उसके बटे का नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू, और हो जाएगा पी डैश क्यू। ठीक है, यदि क्यू को हम मान लें कि इसको हम सरकाते सरकाते यहां ले आए, है ना, जैसे यहां से देख रहे हैं, अब हम सीधे ना इसे आंख लगा के देख रहे हैं, तो क्या होगा, तो जो Q है वो किसके बराबर हो जाएगा, O के बराबर। तो यहां पर यही लिख सकते हैं कि यदि Q टेंड्स टू O हो, ये गणित की भाषा में टेंड्स टू O का मतलब Q जो है O के बहुत नजदीक हो, है ना, माने ये जो बिंदु है बिल्कुल इसके पास आ जाए, तब क्या होगा, तो हम Q को क्या मान लेंगे, O, तो ऐसा लिख देंगे यहां पर ये भी लिख देता हूं, Q टेंड्स टू O। तो ये म्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, पी डैश ओ। तो म्यू बराबर
पीओ, यहां से देखना, पीओ वास्तविक है कि आभासी? फिर से, पीओ वास्तविक है, यही वस्तु रखी है ना, तो ये क्या कहलाया? वास्तविक गहराई। ठीक है, ये क्या हो गया? वास्तविक गहराई। बटे अब क्या लिखा है? पी डैश ओ, ये देखो पी डैश ओ, ये इसका प्रतिबिंब है, ये क्या कहलाया? आभासी गहराई। ठीक है, यदि इसको हम ऐसे लिखना चाहें, वास्तविक को क्या माने थे? एच, और इसको क्या माने थे? एच डैश, तो ये हो जाएगा एच अपॉन क्या? एच डैश। इस तरह से